छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना किसे नहीं पसंद होता। पर कभी कभार कुछ अनजान जगहों के अनसुलझे रहस्य और महसूस की गई कुछ शक्तियाँ हमारी छुट्टियों का मजा किरकिरा जरूर कर देती हैं। और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने ऐसे अनसुलझे और अनदेखी शक्तियाँ और कुछ रहस्य अपने जीवन में जरूर महसूस किए होंगे। तो आज की कहानी ऐसे ही एक रहस्य पर आधारित है, तो चलिए सुनते हैं। जिंदगी की गाड़ी बड़ी तेजी से भागे जा रही थी कि मनीष और अमृता ने इसे थोड़ी देर रोक देने का निर्णय लिया। समय था कहीं ठहर कर संग साथ बिताने का, कुछ यादों की सौगात साथ ले जाने का। सोने पर सुहागा वाली बात थी कि बिटिया का छुट्टियों में घर आना और इस प्रोग्राम का बनना। कुल मिला जुला कर सब कुछ बहुत यादगार होने वाला था। छुट्टियों में गाड़ी सर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी और सब अपने प्लान्स में लगे हुए थे। मड़िकेरी जाने के रास्ते में जंगल आता है, वहां गाड़ी रोकने की इजाजत नहीं होती और जंगल का रास्ता शाम 5 बजे के पहले क्रॉस करना होता है। जंगल के जानवर को दूर से देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी, क्योंकि सबके दिमाग में समय की पाबंदी भी घूम रही थी। आखिर उनकी गाड़ी 3 बजे शाम के करीब एक प्यारे से रिसोर्ट में आकर रुकी और ऐसा लगा एक प्यारे से शॉर्ट से वेकेशन की शुरुआत हो चुकी है। शाम के 5 बजे थे और सफ़र की थकान भी खत्म हो चुकी थी। सबने क्लब में चल रही गतिविधियों में भाग लेने का सोचा। बहुत सारे गेम्स थे, सब पर सबने हाथ आजमाया और मजे की बात थी कि बहुत सारे खेलों में अमृता जीतती गई। मनीष वापस जाने की बात करने लगा। अमृता और बेटी रानू अभी थोड़ी देर और ठहरना चाहते थे। सुरक्षित जगह थी, रिसोर्ट के अंदर ही रिसोर्ट का क्लब था, तो मनीष दोनों को छोड़कर वापस कमरे की तरफ रिसोर्ट की कार से निकल पड़े। उन्हें रिसोर्ट में अन्य चीजों को भी एक्सप्लोर करना था। मनीष की हैबिट थी, पहले वो सभी उपलब्ध सुविधाओं का पता करते थे और फिर सबको सरप्राइज कर देते। शाम ढल चुकी थी और रात पसरती जा रही थी। अमृता ने रानू का हाथ पकड़ा और क्लब के बाहर आ गई। मनीष को कॉल किया तो कॉल गया नहीं। छोटे हिल स्टेशन पर कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, सोचकर अमृता काट की तरफ बढ़ी। मैडम, आपको मेरे वापस आने का वेट करना होगा। एक बड़ी फैमिली ऑलरेडी बुक कर चुकी है, बस 20 मिनट में वापस आकर आपको ले जाऊंगा, काट वाले ने कहा। पता नहीं कैसा डर था, मनीष ऐसा कभी करते नहीं है कि फोन न उठाएं। अमृता 20 मिनट भी वेट नहीं करना चाहती थी। क्लब से उसके कमरे के बीच बहुत सारे पेड़ थे, जिसमें रोशनी के लिए बिजली के बल्ब लगे हुए थे। इतनी रोशनी अगर नहीं थी तो अंधेरा भी नहीं था, सोचकर अमृता रानू का हाथ थामकर आगे निकल पड़ी। पेड़ों में लटकते बिजली के बल्ब बड़ी धीमी रोशनी से जल रहे थे। अमृता अपने रुकने के फैसले को बार बार कोसती हुई रानू का हाथ थामे लंबे लंबे डग भर रही थी। रास्ता गोल चक्कर लेकर जा रहा था। खूबसूरती के लिए बनाया गया ये रिसोर्ट का डिजाइन अमृता को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। थोड़ी दूर पर बेंच पर बैठा बूढ़ा आदमी देखकर अमृता को हिम्मत बनी। लगभग सुनसान से इस रास्ते में चलते चलते थक कर रुक गया शख्स मन को राहत दे गया। वो भी कितनी तेज भागी जा रही है, सोचकर खुद पर ही उसको हंसी आ गई। एक पल में जैसे दिमाग में जो गड़बड़ हो रहा था छू हो गया जैसे। वो भी एक घड़ी दम ले लेगी, जोश जोश में निकल तो पड़ी, पर रास्ता इतना लंबा होगा इसका एहसास नहीं था उसे। अब तो पैर भी थकने लगे हैं। थोड़ी दूर पर जो बूढ़े बाबा आराम कर रहे हैं, उन्हीं के पास वाली बेंच पर वो भी सुस्ता लेगी, ऐसा सोचा और तेजी से आगे बढ़ी। जैसे बेंच के करीब आई तो देखा कि वहां कोई नहीं था, पर पेड़ों के बीच एक आदमी टॉर्च लेकर जाते दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से इतनी दूरी पार कर जाए? दिमाग के इस सवाल को उसने वहीं दबा दिया और रानू का हाथ पकड़कर आगे तेजी से बढ़ी। थैंक गॉड रास्ता समाप्ति पर था और सामने ऊपर जाने की 3 से 5 सीढ़ियां थीं। वहीं उसे मनीष बैठे नजर आए। मन में शांति की सांस ली। मन किया लाख सुनाऊं कि थोड़ी देर रुक जाते, न जाने कैसे कैसे भाव मन में आने जाने लगे थे। फिर लगा बस हाथ पकड़कर साथ चल पड़ूं। देख रानू, पापा वहां बैठे हैं, जल्दी चल। रानू ने भी हंसकर बोला, सीढ़ी पर क्यों बैठे हैं पापा, गंदी होगी। वो मनीष को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए चुपके चुपके सीढ़ी के पास गई तो वहां कोई और बैठा था जो उसे लगातार देख रहा था। खुद की नजरों पर मन ही मन झल्लाकर वो रानू के साथ तेजी से आगे बढ़ी। रिसोर्ट में एक ये भी बात होती है कि ये इतना फैला रहता है कि अंतहीन सा लगता है। आखिर वो अपने कॉटेज आ गई।
इस रिसोर्ट में इंडिपेंडेंट कॉटेज अलॉट होते हैं लोगों को। कॉटेज में लगी एक झाड़ी में जुगनुओं का एक झुंड बड़ी सुंदर छटा बिखेर रहे थे। रानू वहीं उन्हें बड़े भाव से देखने लगी और इस समय तक अमृता का धैर्य जवाब दे चुका था। रानू को इन जुगनुओं के पास से लगभग घसीटते हुए उसने कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। मनीष ने ऊँघते हुए दरवाजा खोला। बड़ी देर लगा दी यार, या तो यात्रा की थकान थी या क्या बता नहीं सकता। सोचा था रिसोर्ट में क्या क्या है देखते हुए निकलूंगा, पर सीधे रूम में आकर सो गया। बहुत सारी भावनाओं से जूझती अमृता फीकी हंसी हंस दी। पापा देखो जुगनू। रानू ने अपनी हथेली खोली। अरे ये कहाँ से पकड़ लाई तुम? अमृता ने चिढ़ कर पूछा। मम्मी बाहर से जहाँ वो खेल रहे थे। रानू ने छोटा सा मुंह बनाया। फेंक दो इसे बाहर, मर जाएगा ये, अमृता ने कहा। खेलने दो उसे, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में मैं बाहर ही डाल दूंगा। मनीष की बात उसे पसंद नहीं आई, पर वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। मम्मी मैं नहाना चाहती हूँ, रानू ने जिद की। बात जब दिखा नहीं कि नहाने के लिए तुम्हें दिन रात का पता ही नहीं चलता, अमृता ने डांट लगाई। हाथ पैर धोकर आ जाओ। बाथरूम बंद कर जैसे ही रानू बेसिन के पास गई, तभी अचानक लाइट चली गई। उसे लगा उसके पास कोई खड़ा है। एक अजब सा ही एहसास था। डर कर उसने चिल्लाया, मम्मी लाइट जलाओ। रिसोर्ट में ऐसे लाइट जाने की बात एकदम अनोखी थी और इसके लिए कोई तैयार नहीं था। जब तक मोबाइल लाइट दिखाया जाता, रानू बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपनी माँ से चिपक गई। सबने सोचा अंधेरे से डर गई। उसने भी अपना अनुभव किसी से शेयर नहीं किया। उसे भी ये अपना भ्रम ही लगा। बाहर काफी जोरों से हवाएं चल रही थीं। जब तेज गति से एक खिड़की खुलने और बंद होने लगी, तब अमृता उसे बंद करने बढ़ी। अचानक से उसकी नजर जुगनू पर पड़ी। वो अभी भी एक जगह से चिपका रोशनी बिखेर रहा था, पर कमरे में एक गंदी सी दुर्गंध फैल चुकी थी। उसने सावधानी से उसे हाथों में उठाया और बाहर खिड़की से निकाल दिया। जैसे ही खिड़की बंद की, अचानक से बिजली आ गई। लगा कि रिसोर्ट वाले ने जनरेटर चलाया होगा। बाहर तेज हवा चलती रही। दिन भर हुई अच्छी घटनाओं को याद करके सबने खूब बातें की। रात के 10 बज चुके थे। सब निढाल होकर अपने अपने बेड पर आ गए। कॉटेज को स्वीट का रूप दिया गया था। इसमें 2 बेडरूम थे, पर अंदर से कनेक्टेड थे। मनीष जल्दी सोना चाहते थे और रानू और अमृता को सोने से पहले पढ़ने की आदत थी, तो दोनों एक बेड पर आ गए और मनीष एक बेड पर। थोड़ी देर बाद अमृता ने झांक कर देखा तो पाया कि मनीष गहरी नींद में थे। ठीक से उन्हें चादर उड़ाया, फैन की स्पीड कम की, वापस अपने बेडरूम में रानू के पास आकर लेट गई। हवा बाहर काफी तेज चल रही थी। कोई 12 बज रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते रानू को गुनगुनाहट सुनाई पड़ी, जैसे किसी ने गीत की कोई लाइन गुनगुनाई हो। उसने चौंक कर माँ की तरफ देखा, पर वो तो किताब पढ़ रही थी। उसने सोचा भ्रम होगा। तेरी मम्मी तेरा इंतजार करते हैं, गाने की स्पष्ट लाइन अमृता के कानों में पड़ी। इतनी रात को कौन गा रहा है, सोचकर पहले अजीब लगा, फिर लगा कि कोई नया कपल होगा। अब इनके लिए रात क्या दिन क्या। फिर कितनी मधुर आवाज थी। इतनी प्यारी आवाज वाला साथी हो तो समय थोड़ी देखते हैं, सोचकर वापस किताब पढ़ने लगी। ठक ठक की ध्वनि ने दोनों का ध्यान तोड़ा। लगा बालकनी की खिड़की में किसी ने दस्तक दी हो। फिर लगा हवा का काम होगा। फिर वो ठक ठक बढ़ती सी गई, इस बार और तेज। ऐसे लगा जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। हवा में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे बात करने पर उतारू हो। शाम से हर जिस बात को अमृता इग्नोर कर रही थी, उसे लगा उसमें से एक बात नहीं, सभी बात डराने वाली थी। अचानक से दूसरी खिड़की भी आवाज करने लगी। ऐसा लगता था कि दोनों खिड़की और खिड़की से जुड़ा दरवाजा इतनी चोर से टूट जाएगा। जोर से खटखटाने की आवाज थी, पर दरवाजे ऐसे ही स्थिर थे, जैसे उत्सुक दर्शक की तरह इंतजार कर रहे हों। माँ बेटी अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रानू की कातर आंखें जैसे ही अमृता से मिली, न जाने कहां से अमृता को हिम्मत आ गई। हल्की रोशनी थी क्योंकि बेड लैंप में दोनों पढ़ रहे थे। अमृता ने फुर्ती से सारी बत्तियां जला दी। ठक ठक की आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर अचानक से कमरे की बत्तियां जलने बुझने लग गईं। रानू दौड़कर माँ से चिपक गई। माँ, डरने की बात नहीं है, एकदम शांत रहो, ईश्वर का ध्यान करो, सब ठीक होगा। अमृता ने रानू के सर पर हाथ फेरा। ठक ठक की आवाज अब मुख्य दरवाजे पर होने लगी। इतनी जोर की आवाज दरवाजे पर हो रही थी और मनीष बेसुध सोए हुए थे। उन्हें 2 बार जगाया, हर बार करवट बदल कर वो सो गए। विजिलेंस के विभाग से जुड़े होने के बाद भी, इतना अलर्ट स्वभाव के होते हुए भी ऐसी बेसुधी। ईश्वर का संकेत मानकर अमृता ने उन्हें फिर से नहीं जगाया।
मन कड़ाकर रानू को खुद से चिपकाए रही, ईश्वर का नाम लेती रही। दरवाजे खिड़की पर हुई खटखट का उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले कुछ 5 मिनट में सब शांत हो गया। बच्ची को खुद से सटाए माँ बैठी रही। माँ का सहारा पाकर बच्ची शांत होकर सो गई, पर चौकन्नी अमृता ने रात आंखों में काटी। सुबह जब मनीष जगे तो दोनों ने रात की बात बताई। मजाक कर रहे हो? मुझे कैसे पता नहीं चला? मुझे क्यों नहीं जगाया? मनीष ने पहले इसे मजाक समझा। बालकनी में गए, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, बाहर का नजारा और दोनों के चेहरे ने बता दिया कि बात कुछ और ही है। मनीष ने कहा, सारा सामान पैक करते हैं, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। जल्दी जल्दी सबने अपना सामान पैक किया और रिसेप्शन पर पहुंचे। मैनेजर ने बात सुनकर इस घटना को मानने से बिल्कुल इनकार सा कर दिया। अरे सर, कब बिजली गई? हम तो इसका इंतजाम रखते हैं, और सर क्वालिटी वाइज तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ। आप पर्पल लेवल के कस्टमर हैं, आपको तो हम बेस्ट ही कमरा देते हैं। सर, इन सारी कंफ्यूजन की वजह आपकी थकान हो सकती है, और सर हम दूसरी कॉटेज में आपको शिफ्ट कर देते हैं, और कहीं बगल वाले कॉटेज से आवाज आ रही होगी। मनीष ने जब रजिस्टर दिखाने को कहा तो आसपास के दोनों कॉटेज खाली थे। फिर मनीष ने उसकी एक न सुनी और ड्राइवर को गाड़ी लाने को कहा ताकि अपना सामान रख सके। अमृता ने ये नहीं समझा था कि मनीष चेकआउट का निर्णय इतना जल्दी ले लेंगे। उसने सोचा वो किसी अन्य कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। तुरंत बोल उठी, मैं रूम एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। सब तो ठीक से ही तो देखा था, मुझे यहाँ की फॉर्मेलिटीज में थोड़ा समय लगेगा। मैं इनके सीनियर से भी बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं छूटा है, आराम से बैठो, मनीष ने कहा। अरे नहीं, फिर भी एक बार देख लेती हूँ, अमृता ने कहा। होटल के मैनेजर ने अपना एक असिस्टेंट दिया। कॉटेज का एक्सेस कार्ड के साथ वो कार्ट में कॉटेज की तरफ निकल गई। भरी दोपहरी में इतनी रोशनी में उसे किसी अनहोनी का डर नहीं लगा। कॉटेज में आकर वो आराम से दोनों बिस्तर और बिजली के कनेक्शन के आसपास गलती से भूल गए सामान को देखने में जुट गई। तभी बेड के कोने पर रखी टेलीफोन की घंटी घनघनाई। रिसेप्शन से मनीष कॉल कर रहे होंगे, सोचकर फोन पिक किया। हेलो हेलो। कुछ देर तक खामोशी के बाद उसे गुनगुनाहट सुनाई पड़ी। फिर अचानक से बिजली चली गई। एक अनहोनी की आशंका से पसीने से तरबतर वो बाहर के दरवाजे की तरफ लपकी। ईश्वर का नाम लेकर दरवाजा खोला तो पाया सामने होटल की कार्ट खड़ी थी। जिस व्यक्ति को साथ रहने का निर्देश मिला था वो कार्ट में उसका इंतजार कर रहा था। कार्ट चल पड़ी थी। रास्ते में वो सब कुछ मिला जो कल रात मिला था, पर आज सब में अजीब सी खामोशी पसरी थी। कार्ट से गुजरते हुए उसकी नजरों में एक झूला आया जो खुद अपने आप झूलता हुआ नजर आया। पीछे मुड़कर एक बार फिर से देखा तो झूले काम के नहीं थे और बंधे हुए थे। क्या नजरों का धोखा था वो सब? इन सारे अनुभवों ने उसे बुरी तरह थका दिया था, परेशान कर दिया था। चुपचाप वो खुद से ही सवालों में फंसी हुई थी। कुछ रह गया था? मनीष ने पूछा। उसने बस ना में सिर हिला दिया। अब हिम्मत जरा भी नहीं बची थी। सामने नजर गई, रानू से एक बूढ़ा आदमी बात कर रहा था। बच्ची, अगर फूल प्यारे लगते हैं तो एक दो तोड़कर पास रख सकती हो, वैसे भी कई सालों बाद फूल खिले हैं। अमृता ने रानू को हिदायत दी, कुछ नहीं लेना है। अमृता की कड़ी आवाज पर वो बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगा। सभी रिसोर्ट से निकलकर वापसी के रास्ते में थे। गाड़ी के ड्राइवर ने जब मनीष की बातें रिसेप्शन में सुनी तो उसने बाकी ड्राइवर से भी बात की और उसने वो सारी बातें ड्राइव करते करते बताई। सर, यहाँ इसे कोई नहीं मानेगा क्योंकि बिजनेस चला जाएगा ना, पर अंदर अंदर सब समझते हैं। ये घटनाएं आम नहीं हैं पर होती हैं। ये कभी खाली लैंड होते थे, कितना कुछ हुआ होगा, कई अपराध हुए होंगे, क्या पता कौन सी बात किसे लुभा गई, कौन सी आत्मा सामने आई, पता नहीं, पर छोड़ के जाने का निर्णय सही है। साथ के होटल के बेसमेंट में ऐसी घटना कोई 2 महीने पहले हुई थी, जब ड्राइवर ने किसी राख के बने मनुष्य को देखा जो उसके देखते देखते ही बिखर गया, पर जमीन पर नामो निशान तक नहीं थे। कई दिनों बीमार रहा, पर पेट की वजह से सब हिम्मत करते हैं। जितनी चहल पहल होगी उतनी इस तरह की बातें कम होंगी। ड्राइवर की बातों ने कल रात की वो सारी बातें याद दिला दी जिसे उन्हें याद नहीं करना था। सिहरन सी हो गई बिल्कुल सोच के। अरे सामने होटल है, सुबह से इस चक्कर में कुछ खाया नहीं, लंबा रास्ता भी है, खाकर बिना रुके निकलते हैं। मनीष ने वहीं गाड़ी रुकवाई। शहर से अब निकलने ही वाले हैं, सोचकर ही भूख लग गई थी। हाथ धोकर खाने का ऑर्डर किया। खाने की थाली आई। होटल में धीमी आवाज में गीत चल रहा था। अभी अमृता ने पहला कॉल ही लिया था कि स्पीकर पर अगला गीत चलने लग गया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। अमृता के हाथ सहसा रुक गए। सभी के चेहरे के आराम को वो नहीं बिगाड़ना चाहती थी और गाना तो सिर्फ उसने ही सुना था।
मन ही मन प्रणाम किया और बेचैन आत्मा की शांति के लिए दुआ की। सबके खाना खाने के बाद गाड़ी को तेजी से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ाया गया। फिर कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। ये कहानी उन लोगों के सत्य अनुभवों पर ही आधारित है और एक ऐसा अनुभव जिसे कोई काल्पनिक समझता है, कोई थकान का असर, पर केवल माँ बेटी ने ही इस अनुभव को महसूस किया था और आज भी उन्हें इस घटना के पीछे का कारण नहीं समझ आया और उन्होंने इस घटना को महसूस किया था, एक एक पल जिया था। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।